हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स लर्न में। सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे हम लोग। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा भारत की। देखिए, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ऊपर के क्षेत्र में हल्का सा अफगानिस्तान को टच करती है, 106 किलोमीटर। किंतु यह क्षेत्र पीओके यानी पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए इसे पाक अफगानिस्तान सीमा कहा जाता है। पाक अफगानिस्तान सीमा, जो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये मार्टिन डूरंड द्वारा 1893 में निर्धारित किया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम डूरंड रेखा रखा गया है। दूसरी रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, यहाँ और अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में सन हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सर सिडर्ट क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच, ये यहाँ पे और यहाँ बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच भी निर्धारित किया गया था। तो ये रेखा रेड क्लिफ रेखा है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच भी और भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। कुछ अक्षांश रेखाओं को देख लेते हैं चैनल को। जैसे 8 अंश चैनल रेखा, ठीक है। 8 अंश चैनल जो है, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, जिसे डंकन पास भी कहते हैं। डक्कन पास या डंकन पास कहते हैं। और ये चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में से होकर गुजरती है। 9 डिग्री चैनल को हम देखें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। यह भारत में देखेंगे, भारत के नक्शे में, तो यहाँ मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, तो यहाँ 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच ये 9 डिग्री। तो यहाँ मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है और ये मालदीव है। सॉरी, उल्टा हो गया। देखते हैं, ये मालदीव, ये मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप। इस तरह से 8 डिग्री और ये 9 डिग्री और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में होकर जाती है रेखा। देखेंगे ऐसे, फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर देखें तो यहाँ आपका मालदीव है, मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल होकर गुजरती है। तो 8 डिग्री जो है ये डंकन पास कहलाता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल जो है वो इधर हम आते हैं अंडमान और निकोबार की तरफ। तो अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरती है। ग्रैंड चैनल की बात करें तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में ये निकोबार है, और यहाँ से जो है यहाँ देखते हैं 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच हो गया। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के बीच में हो गया। पाक स्टेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, स्थित है, यानी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु राज्य है, और ये श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। पाक जल डमरू मध्य जिसे कहते हैं। अगला है डंकन पास, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ये अंडमान और ये निकोबार है। तो यहाँ दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो है जाती है वो डंकन पास कहलाती है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, यहाँ कोको द्वीप है और कोको अंडमान है, उत्तरी अंडमान, इनके बीच में है जो कोको स्टेट कहते हैं इसको। ये कोको स्टेट है, ये डंकन पास है। पाक खाड़ी, ये हो गया पाक खाड़ी, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में। और मन्नार की खाड़ी, यही मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप और मालाबार तट पर, ये मालाबार तट है,
और लक्षद्वीप समूह यहाँ स्थित है। आगे देखते हैं मित्रों, देखिए यहाँ पे बना हुआ मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 8 डिग्री 9 डिग्री। भारत का जो दक्षिणी छोर है वो 8 अंश 4 मिनट है। आगे देखते हैं भारत का जो तटीय क्षेत्र है और स्थलीय सीमा, ये तटीय क्षेत्र है 7,516.6 किलोमीटर और जो स्थलीय सीमा भारत की वो 15,106.7 किलोमीटर है। अब भारत की समुद्री सीमा की बात कर देते हैं। तो 12 समुद्री मील तक की जो सीमा होती है वो प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। उससे आगे 24 किलोमीटर तक, यानी 12 किलोमीटर प्लस 24 से 36 किलोमीटर तक की जो सीमा होती है उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। सीमित अधिकार होता है यहाँ पे, 12 समुद्री मील तक पूर्ण अधिकार होता है उस देश का। संसाधन जो होते हैं, जलीय संसाधन, उन पर पूर्ण स्वामित्व होता है। उसके आगे 24 किलोमीटर समुद्री मील की बात हो रही, समुद्री मील यानी कुल 36 समुद्री मील क्षेत्र में इधर 24 समुद्री मील पर कुछ सीमित अधिकार होते हैं। उसके आगे 200 समुद्री मील पर एकांतिक आर्थिक क्षेत्र होता है, उस पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बताया था मैग्नीज के मामले में भारत को विशेष अधिकार प्राप्त है 200 किलोमीटर के आगे, 200 समुद्री मील से आगे। अब हमने देखा था भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो 43%, यानी सबसे ज़्यादा भारत में मैदान है 43% भाग पे, और 27.7% भाग पे पठार है, जबकि पहाड़ 18.6% भाग पे है और पर्वत 10.7% भाग पे है। तो सबसे ज़्यादा मैदान फिर पठार। हम देखते हैं भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी ही है और जो उत्तरी भाग है वो मैदानी है। तो सबसे ज़्यादा 43% और ये 27% पठारी है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है इधर दक्षिण में भी, देख लेते हैं दक्षिण में भी, और उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, यहाँ सब पहाड़ हैं और पर्वत हैं। वन क्षेत्र के आंकड़े बदलते रहे हैं, देखते हैं आगे। पांटा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो लखनऊ, कलकत्ता, भुवनेश्वर और चेन्नई 4 जगहों पर है क्षेत्रीय कार्यालय ललित कला अकादमी की, 1954 में स्थापित। आदिवासी कला पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं, यानी हर 6 महीने पर ही अपनी कला पत्रिका प्रकाशित करती है। ये अंग्रेजी में ललित कला कंटेम्प्रेरी और ललित कला एंशिएंट 2 पत्रिकाएं प्रकाशित करती है, और हिंदी में समकालीन कला प्रकाशित करती हैं। संगीत की बात करते हैं तो भारत में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत महत्वपूर्ण है। नृत्य केरल का कथकली है, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। दिल्ली में कथक केंद्र है। मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थापित है। ये है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ स्थापित है, तो या जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी, मणिपुरी हटा देगा अगर, तो जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी कहाँ स्थापित है, तो मणिपुर में। देखिए बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय रंग महोत्सव जश्न बचपन कौन आयोजित करता है? ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 1998 से आयोजित हो रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में हुई थी। और ये जो संविधान में 24 भाषाएं वर्णित हैं उनमें से 22 भाषाओं को मान्यता देता है। और 3 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है साहित्य अकादमी। इंडियन कल्चर, ये द्वैमासिक यानी हर दूसरे महीने पे आता है इंग्लिश में, इंडियन कल्चर। समकालीन भारतीय साहित्य हिंदी में प्रकाशित करता है, जबकि संस्कृत में अर्धवार्षिक प्रकाशित करता है पत्रिका। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है साहित्य अकादमी। ये जानने योग्य बातें हैं। और 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इतिहास अध्ययन संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। पारंपरिक सांस्कृतिक संस्थान चेन्नई में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1867 में हुई थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है या कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है?
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल में 15 अगस्त 1949 में स्थापित हुआ था। आज़ादी के बाद नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, ये तो सभी जानते हैं। 17% से ऊपर, लगभग 17.5% भारतीय हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लद्दाख था, अब तो लद्दाख राज्य है। यहाँ देखते हैं आगे। सबसे लंबा समुद्र कौन सा है? चेन्नई का मेरीना बीच। जो बीच कहाँ है? मुंबई में। इसी तरह से जो चेन्नई का तट है, समुद्री तट, उसे मेरीना बीच कहा जाता है। सबसे लंबा समुद्र है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन क्षेत्र है, जहाँ पे भारत विजय भी पा चुका है, कारगिल विजय। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था 2011 के तहत, वो था बिहार। 61.8% साक्षरता थी। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र डिगबोई, असम में है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर है, जो भाखड़ा नागल योजना से बनाया गया था, निर्मित है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है, नई दिल्ली में। सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर है, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात करें तो सेंट कैथेड्रल चर्च है, गोवा में स्थापित है। सबसे बड़ा सिनेमाघर थंगम तमिलनाडु में है। सबसे खूबसूरत राज मंदिर है जयपुर का। लंबी दूरी का विवेक एक्सप्रेस, ये सब देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। सबसे गहरा या सबसे पहला जो कोयला खान था वो था रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज का सबसे पहले कोयले की खान वहाँ खोजी गई थी। सबसे ऊंची जो झील है वो देवताल झील है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो इंडियन म्यूजियम है, जो कोलकाता में स्थित है। वर्ष की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य है वर्षा की, केरल। सर्वाधिक चिकित्सकों वाला राज्य महाराष्ट्र में। जनसंख्या की स्थिरावस्था देखते हैं। 1891 से 1921 जनसंख्या की स्थिरावस्था थी, यानी जनसंख्या लगभग बनी थी 20 से 22 करोड़ के आसपास। 1921 से 1951 के बीच स्थिर वृद्धि की अवस्था रही। तीव्र ऊंची वृद्धि जो 51 से 81 तक हुई। 1981 से 2001 के बीच वृद्धि के साथ तीव्र वृद्धि के साथ वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति युक्त अवस्था थी, यानी वृद्धि भी हुई और वृद्धि में कमी भी होती गई। जनसंख्या के आंकड़ों को देख लेते हैं 2011, चूँकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जो आंकड़े पूछे जाएंगे वो 2011 से संबंधित आंकड़े ही पूछे जाते हैं। जो आबादी आई थी कुल टोटल 1,21,05,69,573, जिसमें से 62 करोड़ और 58 करोड़ महिला, 62 करोड़ पुरुष थे। जो अधिकतम जनसंख्या थी वो थी उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341, यानी पूरे भारत का 16.51%। और सबसे छोटा राज्य था जनसंख्या में, वो था सिक्किम। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सिक्किम सबसे छोटा। वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 17.7% थी। लिंगानुपात 943 था भारत का। वृद्धि दर जो थी वो महिलाओं में ज़्यादा थी, 18.3% थी। पूछा जा सकता है कि पुरुषों या महिलाओं में वृद्धि दर कितना अंतर था या कितना था, अधिक था, किसका अधिक था? तो देख रहे हैं 1.2, महिलाओं का वृद्धि दर 1.2 अधिक था। सर्वाधिक लिंगानुपात जो थी वो केरल में था 1084, दूसरे स्थान में पुडुचेरी और तीसरे स्थान में तमिलनाडु। देखिए तीनों वही हैं दक्षिण में, एक केरल, वहीं पुडुचेरी और ये तमिलनाडु। इतने क्षेत्र में लिंगानुपात उचित था। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 17.5% है और भारत का 17.7%, यानी विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में देखा गया 27.9%, यानी 28% जनसंख्या वृद्धि मेघालय में देखी गई। और सबसे कम देखा जाए तो नागालैंड में ऋणात्मक रही, -0.6% रही। उसके बाद दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी नागालैंड, दूसरे नंबर केरल और तीसरे नंबर लक्षद्वीप। और सबसे अधिक अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखा जाए तो दादरा एवं नगर हवेली की 55.88% थी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला
राज्य अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो दादर और नगर हवेली। जनघनत्व की बात करें तो भारत की जनघनत्व 382 था और पहले 325 था 2001 में। 325 और 2011 में 382, यानी 57 की वृद्धि हुई। अधिकतम जनघनत्व बिहार नंबर 1, उससे पहले 2001 में कौन था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 है, जबकि बिहार का 1106 है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश का जो है वो 829 है जनघनत्व। तो बिहार, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है दिल्ली का है और सबसे कम अंडमान निकोबार का 46 है। साक्षरता की बात कर लेते हैं हम। तो साक्षरता की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता 72.99% या 73% थी। इसमें से पुरुष की साक्षरता 80.9% और महिला की 64.6%। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67.7% साक्षरता थी। इसमें महिला की बात करें और पुरुष की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो महिला और पुरुष, तो महिला 57.7% और पुरुष 77.7%। आगे देखते हैं। 1951 तुलना देख लेते हैं। लिंगानुपात 1901 में 972 था। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन जो नियमानुसार या नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी वो 1881 में प्रारंभ हुई थी और पहली 1972 में, 1872 में। तो पहली जनगणना जो हुई थी नियमित, वो प्लाडेन के अध्यक्षता में हुई थी, यानी उस समय जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडन। पहला कागज रहित समाचार पत्र जो था वो था द न्यूज़ टुडे। भारत की पहली महिला मर्चेंट नेवी ऑफिसर सोनाली बनर्जी तीनों सेनाओं के नवगठित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का प्रमुख बने। पहले प्रमुख जो थे वो पंकज जोशी थे। लोकसभा के पहले जो दलित अध्यक्ष थे यानी स्पीकर, पहले दलित स्पीकर थे GMC बालयोगी। परमाणु अस्त्रों के नवगठित सामरिक बल कमान का पहला प्रमुख था एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना। RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर की बात करें तो KG उदेसी थी। ये महिला डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है। विंबलडन टेनिस महिला डबल्स जूनियर विजेता पहला भारतीय महिला जो थी वो सानिया मिर्जा थी। विश्व एथलेटिक्स पदक विजेता पहली भारतीय महिला थी अंजुबा विजाज। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ये सब नहीं काम की चीज़ है, छोड़िए। हाँ, ये देखते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय जो था तो मार्को पोलो था। चीन का पहला राष्ट्रपति सन यान सेन थे। एवरेस्ट पर इसमें भी देख लेते हैं, कुछ काम की चीज़ें होती हैं तो वही देखते हैं। मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 थे तो इसमें से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो 6 बचे। देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। देखिए, इसी में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A जो शिक्षा से संबंधित है जोड़ा गया था, 21A। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। देखते हैं मित्रों, प्रथम महिला जो भारत में IAS बनी थी वो श्रीमती अन्ना हजारे थी और पहला जो महिला थी भारत रत्न पाने वाली, नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो थी मदर टेरेसा। और भारत रत्न पाने वाली महिला थी इंदिरा गांधी और ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली पहली आशा पोड़ा देवी थी।